शांत हो जाए, सब शांत हो जाए। हाँ, सब शांत, शांत हो जाए। हाँ, किसको क्या क्या बोलना है, हाथ खड़ा करें। किसी को नहीं बोलना है, शाबाश। हाथ खड़ा करें। हाँ, कहाँ का फैन ऑन करवाना है? कहाँ का? अच्छा, गर्मी आ गया क्या? ठीक है, शांत हो जाए। अच्छा, कितने जने पूरा जो भी हम पढ़ाए नोट डाउन कर लिया है? हाथ खड़ा करें। मतलब हम ये पूछे कहाँ हैं? हम पूछे हैं जितना हम पढ़ाए हैं वो सब कौन कौन नोट डाउन पूरा कर लिया है नोट्स के अंदर? हाँ ठीक है, गुड। अच्छा, झूठ भी बोलता है। शांत। क्या आप मैसेज आप लोगों को नहीं किया था क्या कल? मेरे पास तो कल ही मैसेज आ गया था कि आप हमको क्लास लेना है। कभी नहीं आता है। सब शांत हो जाए। आ दोबारा बोलना ना पड़े भाई। सब शांत हो जा। वोटिंग कर लेते हैं, कौन कौन चाह रहा है पंखा ना चले? हाथ खड़ा कर इधर। ये पिछले 4 बेंच, 1 2 3 4, कौन कौन चाह रहा है पंखा ना चले? चल चला। देख 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 ऊपर से। शांत। हाँ, इधर बच्चे, आप लोग यहाँ जाइए। हाँ आइए आइए, इसको इसको दिक्कत है, आ जाइए। हो गया? चल, बोर्ड टिल्ट करवा दे। दिख गया। आ खड़ा हो जा। ग्रुप 13 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बता। शांत। बैठ जा, शाबाश, वेरी गुड। ग्रुप 13 का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए सबसे ज्यादा। ए, देखो, साइज का जो ऑर्डर है, बोरॉन से बड़ा, गैलियम से बड़ा या बराबर, से बड़ा, से बड़ा या बराबर, साइज का ये ऑर्डर है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर इसी में जाएगा।
सबसे ज्यादा, उसके बाद बस ये शिफ्ट करेगा और कोई शिफ्ट, साइज का जो ऑर्डर है और आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में बस इसका चेंज होता है, ये सेकंड पे जाता है। मार खाएगी यहाँ लड़की, बैठ जा। अच्छा, एल्युमिनियम, इंडियम, थैलियम, आयनाइजेशन एनर्जी में अरेंज कर सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम इंडियम, ये ग्रुप 13। इस बार जेई मेन में सवाल पूछा है, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंडियम का, ठीक है, और इंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा। बड़ी मार खाएगा तू सब। इंडियम में स्टेबल कौन सा है, स्टेबल +3, गुड। ये सवाल था जेई मेन का कल का पेपर का, बैठ जा। क्या पढ़ाया हुआ है सवाल। उसके बाद बता, प्रिंस खड़ा हो जा, इसमें एक लीड भी है, ग्रुप 14, ठीक है। तो बता, ग्रुप 14 का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा या ग्रुप 13 का, 14 का या 13 का, बस ग्रुप 14 का ज्यादा होगा। वेरी गुड। तो मतलब ग्रुप 14 का आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 से ज्यादा होता है। और ये बता कि ग्रुप 13 का ज्यादा होता है आयनाइजेशन एनर्जी या ग्रुप 2 का। ग्रुप, बेरिलियम बोरॉन में चेंज आता था कि नहीं आता था, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में चेंज आता था कि नहीं आता था। तो 13 का आयनाइजेशन एनर्जी 2 से कम होता था। तो ये 4 एलिमेंट दे रखा था और पूछा कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, तो किसका हो जाएगा, लीड का। सबसे ज्यादा लीड का होगा। ग्रुप 14 वाले का ग्रुप 13 से वैसे भी, और ग्रुप 13 का तो और ग्रुप 2 से भी कम हो जाता है। तो पूछा था जो सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा, लीड का। इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ये कल का सवाल था। बैठ जा। कल के जेईई मेन का ये सवाल था। ग्रुप 13 और 14 का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करवा लिया था, ठीक है। तो कभी भी 14 का आयनाइजेशन एनर्जी 13 से ज्यादा ही होता है, 14 का 13 से, और 13 का उल्टा 2 से कम हो जाता है। एक कल सवाल पूछा था जेईई मेन के अंदर, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अच्छा, जेईई मेन का डिस्कशन हो रहा है, कौन कौन देखा कल पेपर डिस्कशन। तो काहे नहीं देखे यार तुम लोग। अरे भाई देखना है ना, जैसे मान ले तुम लोग भी बेईमानी कर रहा है यार, कोई टीचर नहीं बोले देखने के लिए। PW विद्यापीठ बिहार, कौन कौन चैनल को सब्सक्राइब किया हाथ कर। आज जाके नहीं सब्सक्राइब, बड़ी मार मारेंगे। मतलब इस पे आपको कुछ भी नहीं देखना, इस पे आपको पेपर, हर पेपर डिस्कशन देखना है, हर पेपर। अब जैसे मान ले 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको एक बार देखना है। ये आपका होमवर्क समझो। 2 घंटा निकालिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर। मान लीजिए जो 11th का क्वेश्चन, 15 ही क्वेश्चन मोटा मोटी 11th का होगा यार। पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन चेक कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बना उसको नोट में डालिए, आपको लगे कि हाँ ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट में डाल लीजिए। आया ना।
तू लोग यार एकदम, एक तो मछली बाजार तू लोग काहे बनाते रहता है। बाहर में ही हम खड़े हैं पूरा, वहां पे एक आदमी 30-35 सेकंड रुके हुए थे, पूरा मछली बाजार तुम लोग का बैच बना हुआ है। आईटी वाईटी करना है कि नहीं करना है? एक तो सर आप एक दिन के लिए आते हो, उसी में रेलना चालू कर देते हो। चला इधर, स्क्वायर बाय स्क्वायर। हाँ, हाथ खड़ा करना बाकी। PCl5, हाथ खड़ा करना कि हाँ सर बताना हम चाह रहे हैं। हाथ खड़ा कर जल्दी से, कौन कौन कह रहा है हम आंसर बताएंगे इसका। आवाज एक भी नहीं आना चाहिए, कलम नहीं उठना चाहिए। बता विनीश। वेरी गुड क्वेश्चन। PCl5 का ज्योमेट्री बताइए, स्क्वायर पिरामिडल है या नहीं है? बैठ जाइए, बैठिए। है नहीं है? प्रिंस। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, करेक्ट, वेरी गुड, बैठ जाइए। तो ये ऑप्शन कट गया। SBF5, सब शांत। हाथ खड़ा कर, कौन बताएगा? प्रिंस बता। ट्राइगोनल, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। कट गया, बढ़िया। BRF5, हाथ खड़ा कर। क्या नाम है बच्चे? हाँ बता राकेश। स्क्वायर, करेक्ट, वेरी गुड, बैठ जाइए। ये हमारा आंसर है। किसी को इसे देखने में दिक्कत होता है, हाथ खड़ा कर जल्दी से। शेप ज्योमेट्री में अगर दिक्कत होता है तो आप अपना जिन जिन टीचर से भी पढ़े हैं नोट इकट्ठा कीजिए, चाहे मेरे कोई स्टूडेंट्स हैं उनसे नोट लेके आप पढ़िए, किसी का भी आप ले सकते हैं नोट्स, और टीचर से मिलके अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। यहां से एक क्वेश्चन हर साल पूछता है, हर साल। ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, ये हमारा आंसर था। XEOF4, हाथ खड़ा कर, कौन बताना चाहता है? आंसर नहीं बोलना है, इसका ज्योमेट्री बोलना है। XEOF4 है। प्रिंस बता। करेक्ट आंसर, स्क्वायर पिरामिडल है। देख, एक डबल बॉन्ड ओ बनेगा, बढ़िया। हाँ, सिर्फ मेंशन कर रहा था का स्क्वायर पिरामिडल, कौन कौन स्क्वायर पिरामिडल है, ज्योमेट्री मेंशन कर रखा था, लेकिन हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया। अब जैसे डबल बॉन्ड ओ है, एक एफ है, एक और एफ है, एक और एफ है, और एक और एफ है, कितना सिग्मा हुआ? 4। यहाँ कितना सिग्मा हुआ? तो सिग्मा कितना हो गया टोटल? 5। टोटल बॉन्ड कितने बन गए? हाँ, इसमें जेनॉन में इलेक्ट्रॉन कितने थे? नहीं समझ में आया तुरंत बताना। जेनॉन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन था, जिसमें 6 बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, एक लोन पेयर आ गया। तो सिग्मा जो 5 था, लोन पेयर 1 था, तो टोटल कितना हो गया? स्टेक नंबर 6, sp3d2। अब जब भी 6 रहता है तो 4 स्क्वायर में जाता है, एक प्लस जेड एक माइनस जेड, लेकिन एक लोन पेयर है, तो जब भी स्क्वायर वाला बनेगा तो स्क्वायर वाले में आपको ध्यान रखना है, 6 वाले में हमेशा ध्यान रखना है कि लोन पेयर प्लस जेड, और 7 वाले में भी ध्यान रखना है लोन पेयर प्लस जेड और माइनस जेड, 5 वाले में प्लस जेड माइनस जेड में प्लेन में जाता है, इक्वेटोरियल में जाता है। तो ये भी हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक था XEF4, हाथ खड़ा करे, कौन बताएगा? आवाज नहीं। तुम लोग देवी लोग, ओ पार्लियामेंट। अविनीश, स्क्वायर प्लेनर, करेक्ट आंसर। तो ये भी हमारा नहीं होगा। कैसा क्वेश्चन सभी? ये सब आसान है। इनऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता जो आपसे ना बने। एक क्वेश्चन कल का ये था, कल डिस्कस हम ही किए थे ये सारा क्वेश्चन सब। एक क्वेश्चन था,
साइज का ऑर्डर है, हाथ खड़ा कर। फ्लोरीन, क्लोरीन, उससे ज्यादा फॉस्फोरस, उससे ज्यादा सिलिकॉन। प्रिंस करेक्ट, वेरी गुड। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, ध्यान सुन। ऐसा क्वेश्चन लगाने का एक ही तरीका है, आप एलिमेंट को लोकेट करना सीखिए। और एलिमेंट को जब लोकेट करते हैं तो पीरियोडिक टेबल का पीरियड 2, पीरियड 3 और पीरियड 4 अप टू 30 तक आपको याद होना, और ग्रुप एस और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपको याद होना चाहिए। कभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बोला जाता है तो उसमें आपको 2-3 चीज तो एकदम हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे पहला कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक अलोंग विथ पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 4 अप टू 30 जिंक। जैसे कभी पीरियड 2 बोले तो ये रिलेट भी हम करना सिखाए थे। पीरियड 2 में कौन कौन है, 2s है, लिथियम और बेरिलियम। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन कहां तक है, 2p में है, 13 से लेके 18th ग्रुप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखो यहां पे हम कैसे सजाएंगे इसको, फ्लोरीन आ गया और उसके नीचे ये ग्रुप 17 का है, तो मतलब फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, ये करेक्ट हो गया, हाँ या ना? अब क्लोरीन के पीछे कौन है, सल्फर। अब देखो ये सेकेंड पीरियड का है, P2 का है, और ये P3 का है, और उससे पहले फॉस्फोरस। मतलब क्लोरीन बड़ा है, फॉस्फोरस बड़ा, फॉस्फोरस बड़ा। और फॉस्फोरस के आगे कौन, सिलिकॉन। तो देखो सज गया एकदम सुंदर सुंदर। कभी भी साइज रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको एलिमेंट लोकेट करना आना, एलिमेंट लोकेट नहीं करोगे तो तुक्का में सवाल नहीं बनता है। अरे हाँ ना, बोल। एक क्वेश्चन था, बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम ये दूसरा ऑप्शन था। हाथ खड़ा कर, कौन कौन बताएगा, हाथ खड़ा कर। अविनीश, प्रिंस, इसको लोकेट कर। बोरॉन से बड़ा, अब बोरॉन के बाद एक जगह छोड़ने के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन, एक जगह छोड़ने के बाद फ्लोरीन। बता सबसे बड़ा फ्लोरीन से बड़ा, से बड़ा, एक ऑप्शन था सही है गलत, सही है गलत, बेरिलियम से बड़ा कौन होता है, इनकरेक्ट पूछा था, यही ऑप्शन था, है ना? तो आपको नोट्स पर्टिकुलर रेगुलर वे में रिवाइज करते रहना है, और हमेशा नोट्स रिवाइज करना है भाई। अब जैसे इनऑर्गेनिक का हम सवाल पूछे, देखो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हम हमेशा बताते हैं आपको, ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें पूरा में पूरा मार्क्स आना चाहिए, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। अब किस्मत खराब है जो क्वेश्चन दिखा ही नहीं हमको कभी 2 साल के दौरान, ऐसा हो ही नहीं सकता। पीडब्ल्यू में इतना टेस्ट होता है भैया, दिखेगा ही दिखेगा। सिलेक्शन का एकमात्र मंत्र यही है, आप क्लास रेगुलर करें, नोट्स पर्टिकुलर पूरा रिवाइज करें, सीट पूरा अच्छे से लगाएं, और टेस्ट पेपर का पूरा प्रॉपर एनालिसिस करें। जिस दिन हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट पेपर का एनालिसिस कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करें। दूसरा सवाल, टेस्ट पेपर का एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको टेस्ट पेपर का कौन कौन कॉपी बनाया, हाथ खड़ा करें। देखिए घट गया। तीसरा सवाल, टेस्ट पेपर के कॉपी में जो जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता वो क्वेश्चन उसमें डालते हैं, हाथ खड़ा करें। घट गया। अरे भाई तुमसे नहीं पूछ रहे, हम बोल रहे हैं, सुन चुपचाप। और चौथा सवाल, जो आपको लगे बेहतरीन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कौन कौन जने वो क्वेश्चन को नोट्स में डालता है। आप ऐसा समझिए, आपका जो टेस्ट पेपर है उसका वेटेज 30% होता है आपके सिलेक्शन का।
तो कभी भी जैसे क्या होता है ना, पूरा वीक हम लोग पढ़ते हैं, 2 सप्ताह पूरा मन लगा के एनर्जी लगा के टेस्ट पेपर देते हैं, उस दिन आके थोड़ा रिलैक्स करते हैं, कहीं बाहर घूमने चल जाते हैं, मूवी देखने चल जाते हैं, दोस्त के साथ थोड़ा घूमने, ये नॉर्मल टेंडेंसी होता है, हम लोग भी करते थे। लेकिन जब भी हम टेस्ट पेपर दे के आते थे, सबसे पहला काम करते थे, खाना खाते थे, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा रेस्ट करते थे, 2 घंटा सोने का माने 3 घंटा सो लेते थे। उठने के बाद सबसे पहले पेपर का एनालिसिस करते थे, कौन कौन क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता था उसका सॉल्यूशन ढूंढते थे, टीचर से मदद लेते थे, दोस्तों का मदद लेते थे। और फिर लगता था कि हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम मान लो इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, और इनऑर्गेनिक में हम उम्मीद करते हैं कि मेरे से एक भी नहीं छूटेगा, चाहे ऑर्गेनिक में हम उम्मीद करते थे मेरे से एक भी नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन हमको ऐसा मिला जो हमसे कभी पहले देखा नहीं हुआ है, कुछ अच्छा क्वेश्चन हमको लगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगा, तो उसको पर्टिकुलरली हम नोट्स के अंदर डालते थे। कॉपी में जिस टॉपिक का पोर्शन है उस टॉपिक के छत पर डाल देते थे, ये अच्छा क्वेश्चन है भैया, कंसेप्ट है, ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग नोट्स बार बार रिवाइज करते हैं, टेस्ट पेपर बार बार रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली उस चैप्टर के अंदर जाना ही चाहिए, जब कभी भी चैप्टर खत्म हो तो 3 से 4 पेज 5 पेज आप ऐसे ब्लैंक छोड़े हर चैप्टर के बाद, ताकि उस पेज में आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डाल सके। चलिए कहां तक हम पढ़ा दिए थे बताइए, थोड़ा किसी को याद है थोड़ा बहुत तो बताइए। रिएक्शन विथ हैलोजन समझा दिए थे। हैलोजन के साथ जब रिएक्शन बताए थे तो बताए थे 2 टाइप का हैलाइड बनाएगा, EX2 और EX2 और EX4। हम बताए थे कि सारा का सारा कोवेलेंट होगा, हाँ यार ना? सारा का सारा कोवेलेंट होगा, कुछ अपवाद भी था, याद है? SnF4 और PbF4। यहाँ फजांस का भी हम कंसेप्ट थोड़ा बहुत सिखा दिए थे, हाँ या ना? PbI4 नहीं एग्जिस्ट, ये सब शायद हम पढ़ा दिए थे, हाँ या ना? उसके बाद क्या पढ़ाना है देख लेते हैं, रुक जा। आप हमेशा ध्यान रखें बच्चे कि आपको नोट्स रेगुलर रिवाइज करना है। बात ना करें, चलो देखो 2 चीज हमेशा ध्यान रखें, आप अपना एकदम टेंडेंसी बना ले, ये चीज एकदम याद रखना मेरे ये शब्द को। ये शब्द मेरा याद आएगा कब? जिस दिन आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे, आईआईटी का एग्जाम दोगे। 2 सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, किसी दिन गैप नहीं करना है, चाहे टीचर का सिलेबस समाप्त हो जाए, चाहे टीचर आना बंद कर दे, ये 2 सब्जेक्ट आपको हर दिन रिवाइज करना है, चाहे 10 मिनट करो, चाहे 15 मिनट करो, चाहे 20 मिनट करो, आपके चॉइस के ऊपर है। जैसे मान लो इनऑर्गेनिक नहीं चलता है, तो कई सारे बच्चे ये टेंडेंसी अपनाए होंगे ना, इनऑर्गेनिक पढ़ना छोड़ दिए होंगे, ये गलती कभी ना करें, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देगा। कैसा क्वेश्चन था? थोड़ा भी खोपड़ी चलाना था, थोड़ा भी खोपड़ी चलाना था, बता, नहीं चलाना था। 4 4 4 12 नंबर। तो इनऑर्गेनिक जैसे मान ले चैप्टर खत्म हो गया है, तो आप किसी वीक में ना 10 ही मिनट 15 ही मिनट पढ़ो, डेली पढ़ो। किसी वीक में एटॉमिक पीरियोडिक रिवाइज कर लो, किसी वीक में बॉन्डिंग रिवाइज कर लो, मतलब हर वीक में कोई ना कोई चैप्टर गुजरना चाहिए। पीरियोडिक बॉन्डिंग होगा, किसी वीक में पीरियोडिक का सीट रिवाइज कर लो। हमेशा सीट में 2 टिक करे, उसको टिक ना करे जो आपसे बन गया है, चाहे सीधा टिक कर दे। जिस क्वेश्चन में आप फंसे हो उस क्वेश्चन को गोला करे, उस क्वेश्चन का भी रिवीजन होना चाहिए। आपको लगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो उसको नोट्स के अंदर डाले। हम जो क्लास में पढ़ाते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, उसका 40% ही वेटेज है।
कोई क्लास बहुत अच्छा से कर रहा है, नोट्स अच्छा से पढ़ रहा है, तो उसको कितना मार्क्स आना चाहिए? 100 नंबर का एग्जाम देगा, 40 नंबर आना चाहिए, 40 से 50। सीट तुम बना लोगे, तुम प्रैक्टिस में आ जाओगे, फ्लुएंसी आ जाएगी, तुम मोटा मोटी 60-70 को टच करोगे। तुम नोट्स बना लोगे, सीट बना लोगे, टेस्ट पेपर का एनालिसिस करने लगोगे, तुम 80 से 90% बना लोगे क्वेश्चन, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये 3 काम करे, हम लिख के दे सकते हैं कि तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं रहेगा। और इसके लिए कोई तुमको 14 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एकदम एकदम रिदम और फ्लो होना चाहिए 7 से 8 घंटे का पढ़ाई का। 7 से 8 घंटा हम पढ़ाई करेंगे, रेगुलर करेंगे, और रेगुलर इतना काम करेंगे, किसी दिन तुम्हारा बर्डन नहीं बढ़ेगा। तो हमेशा जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये दोनों का हर पेज आपको रटा हुआ रहना चाहिए खोपड़ी के अंदर। ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स है जो आपको पूरा पूरा, जैसे हम जब ड्रॉप कर रहे थे तो 120 में 120 मेरा 6 बार आया था केमिस्ट्री के अंदर, मतलब प्रिपरेशन के दौरान। अब मोटा मोटी 105 से नीचे कभी गया ही नहीं था। जेई मेन का भी एग्जाम दिया था, 112 नंबर जेई मेन में था। तो केमिस्ट्री गलत नहीं होना है। जैसे क्या होता है ना, जैसे बहुत अच्छा अच्छा जो स्टूडेंट्स होता है तो वो ज्यादातर अपना जो प्रायोरिटी मैथ और फिजिक्स पे रखता है। जैसे खोपड़ी अच्छा चलता है, दिमाग अच्छा चलता है, तो वो मैथ और फिजिक्स में ज्यादा अपना बॉन्डिंग रखता है, ज्यादा अच्छा उसके साथ लगाव रहता है उस बच्चे का। लेकिन आप मैथ और फिजिक्स करके ना आपको रैंक रहेगा 7,000, 8,000, 12,000, 14,000 ऐसा। लेकिन मैथ फिजिक्स के साथ जिस बच्चा केमिस्ट्री अच्छा रहा ना, तो उसका रैंक रहता है 3,000, 2,000, 1,500, 4,000, 1,000, 500 ऐसा रहता है। और तीनों में सबसे आसान केमिस्ट्री है। बस उसको आपको डेली पढ़ना है। जैसे आप ये अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ाए हैं ये सब, और नहीं रिस्पॉन्ड कर पाई, तो तुम सोचो ये तो एग्जाम होगा आपका 1-1.5 साल बाद, 1 साल बाद। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को हमेशा टच में रखना है। जैसे मान लीजिए आप कई बार बॉन्डिंग को रिवाइज कर दे रहे हैं, 10 बार, 15 बार, 20 बार, तो आपको बॉन्डिंग पूरा बॉन्डिंग रिवाइज करने में 30 मिनट, 40 मिनट पूरा बॉन्डिंग रिवाइज करने में लगेगा। क्लास ना चले तो बच्चा और रिलैक्स हो जाता है। भैया टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मान लो अभी फिजिकल चल रहा है तो फिजिकल को 1.5 घंटा दे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं चल रहा है आधा आधा घंटा दे। 2 सब्जेक्ट और ऑर्गेनिक चल रहा है 1 घंटा ऑर्गेनिक को दे, इनऑर्गेनिक नहीं चल रहा है 15 से 20 मिनट, 25 मिनट इनऑर्गेनिक को दे। टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन पूरा करे। केमिस्ट्री को 2.5 घंटा देना है, क्योंकि केमिस्ट्री ही 100 नंबर का केमिस्ट्री भी तो रहता है ना। और वहां में आराम से 90% में हर साल केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही आसान रहता है। ऐसा रहता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब जैसे तुमको दिमाग थोड़ी लगाना है यार, तुमको याद ध्यान रखना है कि पीवी का +2 ऑक्सीडेशन होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें क्या दिमाग लगाना है, कुछ सॉल्व करना है, बार बार डेली पलटा देना है, दिखेगा हाँ पीवी का +2 होता है। और 4 बार देखोगे, 5 बार तुमको देखने का जरूरत ही नहीं, पीवी पड़ेगा ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा पीवी का +2 होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, ये ऑटोमेटिक आएगा। अब जैसे कई बच्चा बोलता है इनऑर्गेनिक हमको याद करना पड़ता है, वो वैसा बच्चा होता है जो इनऑर्गेनिक ना महीना में 1 बार पलटाता है, चाहे 10 दिन में 1 बार पलटाता है, 7 दिन में 1 बार पलटाता है। अपने रूम के आगे चिपका दोगे कि गाजियाबाद में कुछ हादसा हुई, 75 लोग निपट गए, और डेली देखोगे गाजियाबाद में 75 लोग निपट गए, गाजियाबाद में 75 लोग निपट गए, सुबह उठोगे तो अरे भैया गाजियाबाद में 75 लोग निपट गए। 4 साल बाद भी याद रहेगा गाजियाबाद में 75 लोग निपट गए थे। तो याद थोड़ी करना था, ऐसे उठे हुए हाँ गाजियाबाद में 75 लोग, हाँ 75 लोग निपट गए, याद थोड़ी करना है भाई, फैक्ट है, देखना है आपको। इसको याद थोड़ी करना था बोरॉन फैमिली का साइज या आयनाइजेशन एनर्जी, डेली पलटाओ, एक बार नजर के सामने से जाना चाहिए। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अरे हाँ ना तो बोल, शाबाश। देखो अब हम कार्बन की अगर बात करें, एक छोटा सा पॉइंट डाल के अगर लिखे, हम जो भी पढ़ा रहे हैं भले हम क्लास लेने आए या ना आए, आपको नोट्स मेरा डेली पढ़ना है।
चाहे 5 मिनट में हो जाए, चाहे 7 मिनट में हो जाए, चाहे 10 मिनट। मेरा नोट्स जो भी हम लिखवा दिए 2 साल तक पढ़ते रहे। और ये जो हम बोल रहे हैं ना 2 साल जो पढ़ते रहे, जेईई मेन का जिस दिन एग्जाम में बैठेगा ना तुमको हम मेरा याद सबसे पहले आएगा। अरे खट 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 गुरु जी का क्वेश्चन सब बन गया। अभी पीडब्ल्यू का कुछ बच्चा हमको मैसेज डाला इंस्टा पे कि सर आपसे 12th में मुलाकात हुआ था, और मेरा जेईई मेन में एक बच्चा डाला कि 180 प्लस बना है सर, और इनऑर्गेनिक का सारा सबसे पहले उड़ा दिए सर, सारा क्वेश्चन 12th का जो भी आप पढ़ाए थे, कोऑर्डिनेशन से, डी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन निपटा दिए। आसान आसान क्वेश्चन था सर। अब वही डी ब्लॉक और पी ब्लॉक किसी और बच्चे को बोल दो, ब्लॉक केमिस्ट्री और साल्ट इनऑर्गेनिक का ये टफ माना जाता है। जैसे पी ब्लॉक जो पढ़ रहा है, कितने बच्चे क्लास में पढ़ के आए हैं? सही सही बताइए, अपने और क्लास से पी ब्लॉक पढ़ के आए थे? हाँ, इतने जने पढ़ के आए थे, शाबाश। कितने जने को लगा था पी ब्लॉक आसान है सर, हम पढ़ के आए थे? तो अरे हाथ खड़ा कर ले यार। अब मेरे से 3 क्लास पढ़ने के बाद कितने जने को लगा पी ब्लॉक आसान है सर? सर जबरदस्ती हाथ खड़ा कर रहे हैं सर, आपको खुश करना है सर, है? ये हमको पता है, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे क्लास का नहीं है, 8.5 साल का कहानी है। है ना? तो ब्लॉक केमिस्ट्री सबसे आसान टॉपिक है। हम बोलने वाला बात नहीं, अब 2 क्लास पढ़ाएंगे, पी ब्लॉक समाप्त कर देंगे, निपटा देंगे। अब ब्लॉक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर। अरे वाह, 4 नंबर, आईटी में पहुंच ही जाएंगे सर। चलिए, तो आप नोट्स रेगुलर रिवाइज करें बच्चे, है ना? नोट्स रिवाइज करेंगे, सब्जेक्ट आसान रहेगा। और ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको पूरा मार्क्स लाना है, किसी भी हालत में आएगा। या कोई तोप वाला चीज नहीं है, आएगा। तो आप लोग भी अगले साल मैसेज डालोगे, हाँ सर सारा क्वेश्चन बन गया, और डालोगे, अब कोई बड़ी बात नहीं है। इधर देखो, ग्रुप 14 की हम बात कर रहे थे प्यारे बच्चे। ग्रुप 14 में कौन कौन था, एक बार जल्दी से बोल दीजिए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। अच्छा, एक बार इसका आयनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बोल दीजिए तो। शाबाश। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बोल दीजिए। कार्बन से कम सिलिकॉन, जर्मेनियम, लीड आ जाएगा। अच्छा, इनमें से कौन पानी के साथ रिएक्शन करता है? कोई नहीं करता है। कौन करता है? और टीन स्टीम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? SnO2। ये सवाल आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, इसमें से जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ +4 कौन कौन दिखाता है? कार्बन और सिलिकॉन। टीन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है? +4। +2 कैसा नेचर का होता है? रिड्यूस, आगे वाले को रिड्यूस करेगा, खुद को। अच्छा, लीड का कौन स्टेबल है? +2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, इसका PbX2 स्टेबल होगा या PbX4? Pb। इसका SnX4 या SnX2? यही सवाल आएगा भाई। अब बता, तू याद किया था क्या ये सब? याद हो गया, आया ना? अब देख, कार्बन का एक बड़ा सुंदर सा आदत है। पहला है, एक यूनिक एबिलिटी है कार्बन का, एक यूनिक एबिलिटी होता है पाई बॉन्ड बनाने का। यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड, खुद के साथ भी और पड़ोसी के साथ भी। खुद के साथ भी पाई बॉन्ड बनाता है, पड़ोसियों के साथ भी पाई बॉन्ड। लेकिन हैवियर एटम के साथ पाई बॉन्ड पहले भी सिखाया जाए। हैवियर एटम की पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि उसका ऑर्बिटल्स बड़ा होता है और डिफ्यूज्ड होता है, है ना? न्यूक्लियस से काफी दूर होता है, जिसके कारण ओवरलैपिंग अच्छा। तो ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होगा तो वहां पे बॉन्ड का मजबूती भी अच्छा, इसलिए वो बनना पसंद नहीं करेगा। अब देखो, कार्बन का 2 चीज। पहला पॉइंट, ये अपना भैया पाई बॉन्ड खुद के साथ बना सकता है, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C,
C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो क्या होता है ना, पाई बॉन्ड जो बनता है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, और साइडवेज ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होता, जैसे सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बना, तो एक्सियल जब ओवरलैपिंग होता है ना तो ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, तो मजबूती, साइडवेज ओवरलैपिंग होता है तो ओवरलैपिंग ज्यादा हो तो मजबूती ज्यादा, इसलिए सिग्मा का मजबूती पाई से ज्यादा होता है। तो इसलिए पाई बॉन्ड जब बन रहा है ना तो एटम जो है छोटे छोटे होने चाहिए ताकि उसके ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के करीब रह सके। ये फील नहीं आया तुम लोग को? देख फील दिलाते हैं, खड़ा हो जा। हाँ क्या नाम है? हाँ ये सूरज जी, देखिए एक सूरज जी का ये खोपड़ी है, ठीक है, ये सूरज जी पूरा ऐसे है, यहाँ एक बाजू में पोल ले लिए, ठीक है। अब देख कितना मस्त फील आएगा, और सूरज जी को ऐसे टकरा दिए, अब ऐसे जब टकराएंगे तो ये हो गया, ओए ये हो गया साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या हो गया? अब एक तो ओवरलैपिंग ऐसा हुआ, तो इसमें जो इंपैक्ट आया सूरज जी का कुछ आया होगा मान लेते हैं। अब इस बार क्या किया ना, पोल को भी ऐसे किए और सूरज जी को भी ऐसे किए, फील आ गया क्या? भयानक इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? अब तू बता इंपैक्ट ज्यादा किधर होगा, एक्सियल ऐसे में या ऐसे में? एक्सियल वाले में, हाँ या ना? किसे जो फील आया? इसलिए जो पाई बॉन्ड बनता है तो वहां साइडवेज ओवरलैपिंग होता है, तो ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा, तो इसलिए जो पाई बॉन्ड बनाता है ना तो वो कंडीशन है कि जो एटम जो पाई बॉन्ड बनाता है वो छोटे एटम होने चाहिए, क्योंकि पाई बॉन्ड तो वैसे ही साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, वहां ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा नहीं होता है जिसके कारण वो वीक होता है। तो जब छोटा छोटा एटम होता है ना तो उसका ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से करीब होता है ताकि थोड़ा बहुत रिलेटिवली ओवरलैपिंग जो है वो ज्यादा हो जाए, हाँ या ना? किसी को समझ में आया? तो कार्बन का एक यूनिक टेंडेंसी होता है कि अपना पाई बॉन्ड बना सके खुद के साथ भी और बाजू वाले छोटे छोटे बाजू वाले एटम के साथ, हाँ या ना? हाँ। दूसरा है कि अपना वैलेंसी को एक्सीड नहीं कर सकता, इसका मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है? मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है? 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और तीसरा पॉइंट जो है, कार्बन का एक बहुत सुंदर सा प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। सेल्फ लिंक करके वो चेन भी बनाता है और रिंग भी बनाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? है ना? तो बोल। तो कैटिनेशन ये यूनिक एबिलिटी होता है कार्बन का। कार्बन का मैक्सिमम कोवैलेंसी, दूसरा यूनिक एबिलिटी पाई बॉन्ड बनाने का है ना, खुद के साथ भी और छोटे छोटे एटम के भी साथ, हाँ या ना? और तीसरा कैटिनेशन टेंडेंसी है ना, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, सेल्फ लिंकिंग। अब सी सिंगल बॉन्ड सी का मजबूती बहुत ज्यादा होता है एसआई से, बड़ा फेमस क्वेश्चन है एक ये क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? अरे भाई आएगा भाई, वही तो पढ़ाते हैं हम, उसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, जितना हम पढ़ा देंगे उसके अलावा पी ब्लॉक आएगा ही नहीं कहीं। एक ये हो गया। अच्छा, सी सिंगल बॉन्ड सी का मजबूती सबसे ज्यादा होता है, एफ सिंगल बॉन्ड एफ का मजबूती सबसे ज्यादा होना चाहिए था लेकिन होता काहे भैया? हाथ खड़ा कर, कौन बताएगा? बता प्रियांशु। लोन, वेरी गुड। लोन, बैठ जा। दोनों एटम आप बहुत पास है, टू पी ओवरलैपिंग। अरे है ना? तो बोल। तो यहां पे लोन पेयर आ गया, यहां लोन पेयर आ गया, यहां नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हैं, लोन पेयर 3 है ना? तो यहां पे जब फ्लोरीन है बहुत पास था, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा था, तो हम उम्मीद कर रहे थे मजबूती ज्यादा होना, लेकिन यहां घर में खुद घर के अंदर ही युद्ध चल रहा है, तो बाहर वाली दुनिया सोच रही है कि ये घर तो मजबूत होना, लेकिन घर के अंदर ही लड़ाई पीट हो गया है, तो घर मजबूत नहीं होगा। तो यहां पे इसका लोन पेयर रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इन दोनों से पीछे हो जाता है, Cl2 Br2 F2 फिर I2। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बॉन्डिंग के अंदर पढ़ाते हैं, लेकिन यहां पे कोई ऐसा लोन पेयर का चक्कर
नहीं है, इसलिए सी सिंगल बॉन्ड सी का मजबूती सबसे ज्यादा होता है। और दूसरा ये सवाल, कैटिनेशन सबसे ज्यादा दिखाने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा, उससे कम, उससे कम जर्मेनियम और टीन का, और लीड तो भैया दिखाता ही। इसमें दो सवाल छिप गए। सवाल नंबर एक, इसमें कौन कैटिनेशन नहीं दिखाएगा, और कैटिनेशन का ऑर्डर, कार्बन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन उससे कम, टीन और लीड कॉम्पेरेबल। हाँ या ना? कैसे समझ में, हाथ कर कर। ये दो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नोट डाल के लिख जल्दी से पहला पॉइंट। आवाज नहीं प्यारे बच्चे? नहीं लिखना यार, लिखो पहला नोट नंबर 1, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन 4, वही सब लिखवाएंगे। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन 4, ब्रैकेट में लिखो एज इट कैन नॉट एक्सपेंड इज, एज इट कैन नॉट expand its covalency, it cannot expand its covalency due to absence of d orbitals. दूसरा, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म, कार्बन, दूसरा पॉइंट लिखिए, हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, ऐसे पी पाई यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ, unique ability to form p pi multiple bond with itself, unique ability to form p pi multiple bond with and with other atom, with other atom of small size, with other atom of small size. देख लो, सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तीसरा लिखिए, it has self linking tendency known as, it has self linking tendency, it has self linking tendency to form long chains and rings, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स, डैश दे के लिखो, कैटिनेशन उसको बोलते हैं, डैश दे के लिखिए, क्या बोलते हैं उसको, कैटिनेशन। आज का पहला सवाल लिखो, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन, दो बिंदु देके लिखो, छापो जल्दी से। ऑर्डर ऑफ, इसी में लिखें पूरा, सब सब इसी में है।
अरे वाह बच्चे, शाबाश। हाँ, वहां पे लिखना लीड डज नॉट शो कैटिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ, 2 बिंदु डाल के लिखिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्लियर है? अरे आनंद बोलिए। अच्छा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमारा समाप्त हो गया है, ग्रुप 13 और 14 का। अब हमको कंपाउंड डिस्कस करना है 13 और 14 का। क्या क्या डिस्कस करना है भाई? कंपाउंड्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या डिस्कस करना है भाई? कंपाउंड्स डिस्कस करना है। 13 में 3 कंपाउंड डिस्कस करेंगे और 14 के अंदर जो है हम लोग एलोट्रॉप डिस्कस करेंगे, कार्बन का एलोट्रॉप्स, और फिर कार्बन के कुछ कंपाउंड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब डिस्कस करेंगे, है ना? तो चलो लिखो कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13। कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13। कंपाउंड्स ऑफ, सबसे पहला लिखे डाइबोरेन। डाइबोरेन, डाइबोरेन, DIBO, सब शांत हो जा, सब शांत। चलो, डाइबोरेन बेटो, सब ध्यान से देखिए। एक बार हम इसको लिखवा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से तीजे में बता देते हैं। देखो, BS3 का अगर हम डाइमराइजेशन करें, BS3 का अगर BS3 का डाइमराइज करेंगे तो बन जाएगा बीटो S6, ये हमारा डाइबोरेन बन जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, BS3 अगर अकेला होता, सिर्फ BS3 का हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो क्या बताएंगे? कितना सिग्मा है? लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जल्दी से बता। 2s2 2p1, 2s2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिए, क्योंकि हमको कितने अनपेयर्ड चाहिए? 3 अनपेयर्ड चाहिए, तो इसलिए एक s 2p का मिक्सिंग किया, हाँ या ना? लेकिन ये जब डाइमराइजेशन में जाएगा तो एक s और 2p का मिक्सिंग नहीं करेंगे। कितना, किसका करेंगे? एक s और 3p का करेंगे। सिखाए थे नहीं सिखाए थे? जब भी डाइमराइज करेंगे तो एक s और का मिक्सिंग करेंगे। कितने हाइब्रिड? 1 2 3 4। कितने में इलेक्ट्रॉन? एक हमारा खाली है, हाँ या ना? अब यहां पे अगर हम डाइबोरेन की बात करें तो देखो, ये sp3 हमारा इधर गया है, एक sp3 हमारा इधर गया, हाँ या ना? एक sp3 हमारा इधर आया और एक sp3 हमारा। अच्छा, BS3 की बात कर रहे हैं, और एक sp3 ये बोर्ड के बाहर है, ऐसे V शेप में। ये बोर्ड की, ये बोर्ड है, रहने दो बोल। तो एक बोर्ड के ऐसे और एक बोर्ड के ऐसे अंदर है, हाँ या ना? किसे तो समझ में है? इधर से भी ये जो बोरॉन है तो एक बोर्ड के और 2 प्लेन में है। ये दोनों कहां है? ये बोर्ड के ऐसे बाहर, ये बोर्ड के ऐसे अंदर, हाँ या ना? कितने इलेक्ट्रॉन? एक। अच्छा, यहां पे बोर्ड के बाहर और बोर्ड के, अब ये बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड के, और ये बोर्ड के अंदर, ये बोर्ड के। अच्छा, ये बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में है। अच्छा, एक बोरॉन पे कितने हाइब्रिड है? एक बोरॉन का कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 4। कितने हाइब्रिड है? तो 4 हाइब्रिड सदा दी, हाँ या ना? अच्छा, एक बोरॉन पे कितने हाइड्रोजन थे? 3। तो बोलो sp3 1s, sp3। अब ये प्लेन में है कि बाहर है?
sp3 1s प्लेन में है या बाहर है? sp3 1s प्लेन में है या बाहर है? अब यहां पे 2 में इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां डाले, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां डालेंगे तो इसके सामने वाले ऑर्बिटल को खाली रखेंगे, और यहां इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसके सामने वाले ऑर्बिटल को हाँ या ना? हाँ शाबाश। अब यहां पे तीसरा हाइड्रोजन देखो ऐसे आया, sp3 1s sp3 1s। किसी को समझ में हाथ कर? अब इसको थोड़ा दिखाते हैं लिख के। ये बोरॉन sp3 वैकेंट, sp3 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 sp3। अब देखो यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से अगर निकल जाए तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां इसका sp3, अरे बोलो भाई, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से निकलेगा तो इसका sp3, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? +1। और हाइड्रोजन के पास अभी दोनों इलेक्ट्रॉन है फिलहाल के लिए, तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा माइनस, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको डोनेट कर दे ऐसे तो बोरॉन पे आ जाएगा माइनस, और हाइड्रोजन हो जाएगा न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। नहीं समझ में आया? रहना तो बोल। यहां प्लस आ गया, यहां माइनस, अब फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो फिर यहां माइनस था, न्यूट्रल हो गया, और फिर ये इससे जुड़ गया तो ये प्लस था, न्यूट्रल हो गया। है ना? तो ये कंटिन्यूअस माइग्रेट कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला माइग्रेट नहीं कर रहा है। हाँ या ना? अच्छा बता, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने ऑर्बिटल माइग्रेट कर रहे हैं? 3, sp3 1s sp3। और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड। यहां भी sp3, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, किसी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, अच्छा किसी इंस्टेंट पे अगर जब इसका हम फोटो क्लिक करेंगे तो ये दौड़ता हुआ नजर आएगा या किसी एक जगह नजर आएगा? शाबाश। कौन कह रहा है दौड़ता हुआ? अरे भाई तुमको हम रूम में दौड़ाएंगे तो फोटो में तुम दौड़ता हुआ नजर आएगा, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी। भूत है क्या? एक ही जगह नजर आएगा ना यार। शाबाश। अच्छा इधर इधर, हाँ ये देख रहे हैं? अब देखो किसी इंस्टेंट पे ये ऐसा दिखेगा कहानी। ए क्या कर रहा है यार तुम लोग? जब देख रहे हैं कोई ना कोई इधर उधर कर रहा है। यहां प्लस आ जाएगा, हाँ या ना? और यहां आ जाएगा माइनस। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? उस समय BS3 जब था तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। बोरॉन पे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, 6 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, हाँ या ना? अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो सवाल है कि BS3 डाइमराइज जो करता है उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स शांत फॉर BS3 डाइमराइजेशन। पहला सवाल, टू कंप्लीट ऑक्टेट एट एनी इंस्टेंट। मतलब BS3 को क्या ऐसा ड्राइव करता है कि भैया तू डाइमराइज हो जा। ये किसी इंस्टेंट पे जब ये माइग्रेट कर रहा होता है ना, तो किसी इंस्टेंट पे इसका ऑक्टेट पूरा होता है, किसी इंस्टेंट पे इसका ऑक्टेट पूरा होता है, किसी इंस्टेंट पे इसका। अरे बोल भाई, यस सर नहीं बोलना, ये सब बोलना है ना? अच्छा जल्दी से बता, जब भी BS3 डाइमराइज करेगा तो, अच्छा BS3 डाइमराइज नहीं करता तो किसका किसका मिक्सिंग होता है? एक गैस और
2 पी का मिक्सिंग होता। कितने हाइब्रिड होते? 3। कितने एंगल पे? 120। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन जब भी डायमराइज करने जाएगा तो एक ऐसा और कितने हाइब्रिड? कितने में इलेक्ट्रॉन गए? 3। एक वैकेंट है या ना? 2 को प्लेन में डाले, एक बोर्ड के बाहर एक बोर्ड के, 2 प्लेन में डाले, एक बोर्ड के बाहर एक बोर्ड के, 3 में इलेक्ट्रॉन डाले, हाँ या ना? तो यहाँ पे sp3 1s sp3 sp3 sp3। अच्छा ये वैकेंट है तो इसके सामने वाले में इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अच्छा यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इसके सामने वाले को sp3 1s sp3 1s sp3 1s sp3। अच्छा ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये sp3 है, इसका 1s का है ना? दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो इसका sp3 क्या हो जाएगा? वैकेंट। और यहाँ पे जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा बोरॉन पे। यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे ही माइग्रेट करके यहाँ गए तो यहाँ पे ये भी न्यूट्रल है ना? अच्छा ये ऐसा दिख रहा है। अच्छा बता इस बॉन्ड में कितने ऑर्बिटल्स यूज हैं? 3। sp3 कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? अच्छा bs3। अब किसी इंस्टेंट पे ऐसा माइग्रेट दौड़ता हुआ नजर आएगा, किसी एक इंस्टेंट पे नजर आएगा, माइग्रेट करता हुआ नजर? अच्छा तो ऐसा भी हो सकता है किसी एक समय पे ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ या फिर ये हाइड्रोजन, तो किसी इंस्टेंट पे कभी इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, कभी अच्छा तो bs3 डायमराइज क्यों करता है? ताकि किसी इंस्टेंट पे अपना 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड है? 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड है? हाँ ना? किसी को कोई डाउट? अगर हम तीसरा सवाल बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है 2 सेंटर्ड। अब बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है? बता चुके हैं? जल्दी से छप जल्दी से, आवाज एक भी नहीं। हाँ काहे नहीं जाने देगा? क्योंकि यहाँ कंडीशन ही है, ये माइग्रेट वाला कंडीशन है। हाँ अभी कहानी बताएंगे भाई, पेशेंस रख थोड़ा सा। तो वो जाने नहीं देगा, तो बाजू वाला जो बोरॉन है वो बैठा रहेगा, ठीक है भैया हम आपको हाइड्रोजन दे दिए, तुम खुश रहो, हम मर जाएंगे। कलयुग है भाई, कलयुग। अगर हम खुश नहीं तो तुम भी खुश नहीं है। यहाँ पे कंडीशन ही यही है कि जो बॉन्ड बनेगा ना तो हम माइग्रेशन है। अगर बॉन्ड ही नहीं बनता तो ये भी, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं था, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं था। पहला दूसरा तीसरा चौथा। शांत, अपना सवाल पे ध्यान लगा, लॉजिक ढूंढ रहा है, मर खाएगा। इसको जो डाउट है पूछने दे भाई। तो अपना खोपड़ी चला, अपना पे दिमाग लगा, बाजू पड़ोसी पे ध्यान देता है। बोल। पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 स्ट्रक्चर हम बनाए। हाँ हाँ तो वो ऐसा ही दिखता है, B2S6 ऐसा ही दिखता है। हाँ ये ऐसा माइग्रेट कर रहा है, तीसरा में माइग्रेट कर रहा है ना, डॉटेड से दिखाएं, कभी इधर जा रहा है, 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 ऐसा माइग्रेशन चल रहा है। यहाँ पे बॉन्ड ही इस कंडीशन में बना है कि कुछ देर में ये ऑक्टेट पूरा हो रहा है, किस देर पे ये ऑक्टेट पूरा है, किस कुछ ऐसा थोड़े थोड़े समय पे दोनों का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ये तीसरा वाला स्ट्रक्चर B2S6 का स्ट्रक्चर है, यही है, ऐसा ही होना नहीं चाहिए, यही है। माइग्रेट नहीं करना चाहिए, माइग्रेट कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है तभी वो स्ट्रक्चर है। शांत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ऐसा डॉटेड डॉटेड दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? तो रेजोनेंस वहां माइग्रेशन है, मतलब वही चीज है भाई, डीलोकलाइजेशन है ना, इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा है ना। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा है 2 जगह, तो जब भी माइग्रेट करे तो इसको डॉटेड से दिखाते हैं, सॉलिड से नहीं दिखाते हैं। शांत शांत, एक्सेप्टेंस का भाव लाए।
कभी भी जैसे आपको लगे कि हाँ हमको, अभी आप सब इधर सुनिए 1 मिनट के लिए। 11th और 12th के दौरान हमेशा एक्सेप्टेंस के ही भाव से बैठे, और आपको अगर रिवेल करने का मन कर रहा हो तो 11th-12th आईआईटी इंजीनियरिंग क्रैक करके उसके बाद केमिस्ट्री ऑप्ट करें, अच्छे इंस्टीट्यूशन से, आईआईटी कानपुर में भी चलता है, आप जाके रिसर्च करें चीज़ों का, समझ रहे हैं? तो वहां पे विद्रोह करना है, यहां विद्रोह नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब, कौन एक्सेप्ट नहीं करता है? गधेरा मार खाएगा क्या? अच्छा माइग्रेट करके बना रहा है ना, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाया। अब ये अगर, ये इसका सवाल था, कभी भी दूसरे के डाउट में इंडल्ज ना हो, सबसे पहला चीज, ठीक है? ये थोड़ा इलॉजिकल डाउट है, लॉजिकल डाउट नहीं है। यहां पे अगर 4 बॉन्ड बना लेगा तो ये क्या कहेगा, भैया तुम खुश रहो हम खुश ना रहे? हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया BS3 जो 2-2 यूनिट आया, दूसरा यूनिट आएगा ही नहीं, भाग जाएगा, हमारा हाइड्रोजन लेके देता ही नहीं है। हाँ, शाबाश, शांत, बात ना करें। वन सेंटर हम कहां लिखे हैं यार, 2 सेंटर्ड है। सब शांत। आजू बाजू बात करते दिखा रहे हैं, मुर्गा बनाएंगे अभी, गधा सब कहीं का। हो गया? लिखिए लिखिए। इधर 2 ऐसे ही बच गया यार। मैं बता, अभी पढ़ाना चालू ही किए हैं यार, समाप्त हो गया टाइम। चल चल, हो गया, ज्यादा मत लिख, जल्दी आखिरी 30 सेकंड। आखिरी क्लास क्यों नहीं आया था? अच्छा अच्छा, देखो इधर, अब हम प्रिपरेशन की बात करें, शांत। तो जब भी हम प्रिपरेशन की बात करें तो B2H6 का प्रिपरेशन ध्यान से देखिए। BF3 का रिएक्शन, बात ना करें प्यारे बच्चों। BF3 का जब भी रिएक्शन लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड के साथ करवाएं। ओ भाई, तुम लोग ये प्यार से बोलते समझता नहीं है यार। BF3 का जब भी लिथियम, 3 रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन आपको याद रहना चाहिए। BF3 का रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा दो, या फिर सोडियम हाइड्राइड के साथ करवा दो। तो देखो ये रिएक्शन आपको याद नहीं करना है, BF3 और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो लिथियम को फ्लोरीन दिखा, LiF, एल्युमिनियम को फ्लोरीन दिखा, Al,
F3। तो यहां हाइड्रोजन से दोनों भाग गया, यहां से फ्लोरीन भाग गया, अब बचा दो ही, तो बन जाएगा B2S6। ये डाइबोरेन बनाने का प्रिपरेशन। BF3 का रिएक्शन किससे कराएंगे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लास 12th में ये ऑर्गेनिक का रिएजेंट खूब दिखेगा आपको। अच्छा, दूसरा BF3 का रिएक्शन किससे करा दिए? फिर सोडियम को क्या दिख गया? फ्लोरीन। क्या बनाएगा? NaF। और क्या बन जाएगा? B2H6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तीसरा NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। कौन? ये तीनों खूब यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसका I2 के साथ रिएक्शन करा दो तो बनाएगा NaI प्लस B2S6। बता जल्दी से, बोर्ड पे मत देख। BF3 है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 रिएक्शन बता। LiFAlF3B2S6। कुछ भी रटने जैसा? BF3 का हम NaH के साथ सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा? NaF प्लस B2S6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तीसरा, अच्छा NaBH4 सोडियम बोरो हाइड्राइड का I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaI प्लस B2। कॉपी करें, प्रिपरेशन कॉपी करें तेजी से। NaBH को क्या? BH4 सोडियम बोरो हाइड्राइड। जल्दी से बोल दे। अच्छा, BF3 का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा? LiFAlF3B2S। अच्छा, BF3 का हम अगर NaH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaF B2S6। सोडियम बोरो हाइड्राइड NaBH4 Na का रिएक्शन अगर I2 से करा दे तो क्या बन जाएगा? यहाँ एक H2 गैस भी बन जाएगा, हाँ या ना? लिख लीजिए। चला बच्चे, एकदम आजू बाजू तुरंत बात करना चालू ना करें, ये सब चीज ना अपनाएं। प्रॉपर्टीज देखो, इसके अंदर लिखिए पहला डाइबोरेन कलरलेस। डाइबोरेन जो होता है वो कलरलेस होता है, ऐसा कोई कलर नहीं होता है। डाइबोरेन कलरलेस कॉमा हाईली टॉक्सिक, कलरलेस हाईली टॉक्सिक and catches fire spontaneously, colorless highly toxic and catches fire spontaneously upon exposure to air। O2 के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे डाइबोरेन का, किसका? तो B2S6 के साथ जब रिएक्शन कराओगे O2 का तो बन जाएगा, देखो यहाँ पे B2S6 है, O2 के साथ रिएक्शन कराने पे बन जाता है B2O3 प्लस पानी। डेल्टा H नेगेटिव रहता है, खूब नेगेटिव। और वही B2S6 का रिएक्शन करा दे पानी के साथ, ये दोनों रिएक्शन खूब पूछता है भाई।
एकदम इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है। B2S6 है, O2 के साथ जुड़ा ना, तो B2O3। अब पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना लिया। वही B2S6 है, अब पानी के साथ रिएक्शन करा दो तो BOH होल थ्राइस H3BO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H3BO3। ये दोनों रिएक्शन याद रहेगा नहीं रहेगा? B2S6 का पानी के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? BOH होल थ्राइस या फिर H3BO3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रिएक्शन याद हो गया? जब सब मेरी तरफ देखिए, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा, जल्दी से बोल। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड BF3 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा? LiFAlF3 B2S6। अच्छा, BF3 का रिएक्शन हम NaH सोडियम हाइड्राइड के साथ करवाएंगे तो अच्छा, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 का रिएक्शन I2 के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा? B2S6 प्लस H2 गैस। याद हो गया? अच्छा, B2S6 डाइबोरेन का अगर हम O2 के साथ रिएक्शन कराते, B2S6 का O2 के साथ रिएक्शन तो क्या हो जाएगा? B2O3 प्लस, अब B2S6 का पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चल लिखना है, लिख ले, लिख जल्दी से इसको। सुन रहे हैं भाई? चलिए, एक बड़ा सुंदर सा रिएक्शन है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट IIT एडवांस के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो देखिए, B2S6 का स्ट्रक्चर क्या आपको ये क्लियर है? किसी कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। अब देखो, इसका दो तरीके से ये डाइबोरेन है, ये टूटता है। अगर इसके सामने कोई लुईस बेस, स्मॉलर लुईस बेस आ जाए, जैसे NH3 या फिर NH2CH3 या फिर NH2C2H5 एटसेट्रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से पढ़ना भाई, इससे कई बार IIT में सवाल पूछा जा चुका है। तो ये जो टूटेगा ना, तो ये एसिमेट्रिकली टूटेगा। यहां पे कैसा टूटेगा? एसिमेट्रिकली। तो जब भी छोटा अमाइन रहे, छोटा बेस रहे, तो डाइबोरेन कैसे टूटेगा? सिमेट्रिकली या एसिमेट्रिकली? अब देखो ये कैसे टूटता है। क्या आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आ गया अब? अरे अब तो हाँ बोल दे कि नहीं समझ में आया? किसी को तो समझ में हाथ खा कर, सबको समझ में आ गया? ये आयनिक एडक्ट याद है? अभी जो किसी इंस्टेंट पे जो फोटो बनाए थे, आया ना? क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक एडक्ट। अब जैसे रिएक्शन करवा दो, सेम रिएक्शन, एग्जाम्पल NH3 के साथ जाए तो ये क्या होगा? अब यहां पे जो ये जो स्मॉलर लुईस बेस L, ये इसको L यहां से डोनेट करेगा और यहां पे डोनेट करेगा, हाँ या ना? अरे हाँ ना तो बोल। तो इसको कैसे लिख देंगे? BH2 NH3 होल ट्वाइस प्लस और BH4 माइनस। किसी से समझ में हाथ खाकर, जल्दी से हाथ खाकर, नहीं आएगा? या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B2H6.2NH3। किसी को समझ में हाथ खाकर? आसान है या मुश्किल है? आजू बाजू बात करना बंद कर रहे तो मार खाएगा।
प्यार समझा रहे, प्यार समझ। देख कभी भी ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, किसी को कोई डाउट है? डाइबोरेन में अगर दो केस आ जाए, जब छोटा अमाइन आ जाए या बड़ा अमाइन आ जाए, छोटा अमाइन आने पर कैसा टूटेगा? सिमेट्रिकली या एसिमेट्रिकली? एसिमेट्रिकली टूटेगा। एसिमेट्रिकली कैसे टूटेगा? जल्दी से बोल। बी एच एच, 2sp3 वैकेंट, 2sp3 चार्ज क्या आएगा? प्लस, पड़ोसी क्या होगा? BH4-1 आयनिक एडक्ट। कैसा? किसी को कोई डाउट? आयनिक एडक्ट का मतलब ये कैटायन है, नहीं आयनिक बॉन्ड है, हाँ या ना? अच्छा अगर मान ले इसी की जगह कोई और ऐसा NH2 मिथाइल रहता तो वही सेम जाता नहीं जाता? कर लेंगे नहीं कर लेंगे? यहां पे मिथाइल की जगह क्या जोड़ देते? NH2 CH3 होल ट्वाइस, हाँ या ना? लिखने की जरूरत? वेरी गुड। अब देखो यहां पे ध्यान से, अगर लार्जर अमाइन रहे, लार्जर अमाइन या लार्जर लुईस बेस बोल दो। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाइट्रोजन में तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किससे? मिथाइल से। तीनों हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दे भाई? मिथाइल से। या फिर ऑक्सीजन का दोनों हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दे? THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये सब ऑर्गेनिक में सीखेगा आगे, एटसेट्रा। तो जब भी ये लार्जर अमाइन है ना तो कैसे टूटेगा? क्या ये आपको पिक्चर क्लियर है? अरे क्लियर है पिक्चर? सिंगल अमाइन का यही पिक्चर था, sp3 1s, sp3 sp3 sp3, पूरा पिक्चर क्लियर है? और यहां पे अपना लिगेंड लोन पेयर, और यहां पे कितना होगा ये? इसमें एक एग्जांपल CO का भी होता है, CO, ये बहुत फेमस है, खूब पूछता है, CO वाला और ये NH3 वाला। इसमें यहां टूटा कैसे? सिमेट्रिकली या एसिमेट्रिकली? कैसे टूटा? सिमेट्रिकली। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर CO रहे तो कैसा होगा बता? दो आया ना? किसी को समझ में हाथ खड़ा कर जल्दी से। नहीं आया? वही चीज तो है, यहां पे लिगेंड जो है CO वो डोनेट कर दिया, ये सिमिलर ऐसा है, सिमेट्रिकली टूटा है ना भाई? वही चीज है। यहां पे अगर नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल जुड़ जाए कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा भाई? तो यहां पे N कितना मिथाइल? 3 मिथाइल, हाँ या ना? और ये अपना लोन पे डोनेट कर देगा किसको? BH3। किसी समझ में हाथ कर जल्दी से। अच्छा लार्जर अमाइन के केस में कैसे टूटेगा? सिमेट्रिकली या एसिमेट्रिकली? सिमेट्री को एक्सप्लेन कर। जैसे BH 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 H H sp3 वैकेंट, आया ना? अच्छा छोटा अमाइन रहेगा तो कैसे टूटेगा? एसिमेट्रिकली। एक्सप्लेन कर। BH H sp3 वैकेंट, चार्ज +1, और पड़ोसी क्या हो जाएगा? BH H H H -1, आयनिक एडक्ट, हाँ या ना? इसको सीधा हम एडक्ट बोलते हैं। सीधा क्या बोलेंगे? एडक्ट का मतलब दो मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं। यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से तो जुड़ा है, लेकिन ये एडक्ट हो गया, लेकिन ये कैसा एडक्ट है? किसी को समझ में हाथ कर। डाइबोरेन की कहानी बताते हैं। डाइबोरेन 3 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड है? अच्छा इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करते हैं या नहीं करते हैं? तो इसलिए अगर माइग्रेट कर रहा है इसलिए ब्रिज बॉन्ड को हम लोग बनाना बॉन्ड बोलते हैं। अगर माइग्रेट नहीं करता तो इसको ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन बनाना बॉन्ड। 2 सेंटेड 2 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड है? अच्छा BH3 डाइमराइज क्यों करता है? ताकि किसी इंस्टेंट पे अपना ऑक्टेट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? 3 सेंटर्ड। बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा BF3 का रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? LiF AlF3 बेटो। अच्छा अगर हम BF3 का रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? NaF+। अच्छा हम सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 का रिएक्शन I2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? H2 गैस, हाँ या ना? डाइबोरेन का अगर हम डाइबोरेन को ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन करवा दे तो क्या बन जाएगा? B2O3 + H2O। अगर डाइबोरेन का हम पानी के साथ इंटरेक्शन करा दे तो H3BO3, हाँ या ना? अच्छा डाइबोरेन का प्रॉपर्टीज कैसा दिखता है? कलरलेस, हाईली टॉक्सिक, और हवा में लाने पे एक्सपोज करने पे आग लग जाएगा।
अच्छा, अगर छोटा अमाइन दिखे तो कैसे टूटेगा? सिमेट्रिकली, एसिमेट्रिकली, हाँ या ना? क्लियर? एसिमेट्रिकली में कैसे टूटता है? बी एच एच sp3 वैकेंट प्लस, और बी एच 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 माइनस, आयनिक एडक्ट, हाँ या ना? और जैसे लार्जर नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल लार्जर अमाइन, ऑक्सीजन पे 2 मिथाइल लार्जर अमाइन, CO लार्जर अमाइन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसमें कैसे टूटता है? सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली में आयनिक एडक्ट बनाएगा, एडक्ट बनाएगा। एडक्ट कैसा होगा? बी एच 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 sp3 वैकेंट। क्या आप लोगों को समझ में आया? तो आज क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।